हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों 2023 में एसएसटी का दोस्तों, उसके लिए हम आज का ये सेशन करने जा रहे हैं। आप भाई बहन जो भी देखिएगा वीडियो को दोस्तों, जो नए भाई बहन होंगे हमारे, वो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और इस तरह का वीडियो पार्ट बाय पार्ट चाहिए दोस्तों तो कमेंट भी कीजिएगा, तो हम इसका जो है अगला एपिसोड लाएंगे दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गंवाएंगे क्योंकि बहुत समय कीमती है दोस्तों, बहुत समय कम आप लोगों के पास बचा हुआ, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, प्रिय प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हिंदी हम लोग देखते हैं। मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए मिलाते हैं हम लोग। तोमर वंश हो गया दोस्तों, देखिए 2 है। चलिए हम लोग याद करते हैं। तोमर वंश क्या हो गया? आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 दोस्तों, आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 ईस्वी तक शासन किए थे। और दोस्तों अनंगपाल जो किए थे वो किए थे आपका 1130 से लेकर 1145 तक दोस्तों। कब तक किए थे? 1130 से लेके 1145 तक दोस्तों। चलिए साथियों, चौहान वंश देखिए हम लोग। चौहान वंश क्या हुआ? सी का 2 हुआ दोस्तों, आपका हो जाएगा 1165 से 1192 दोस्तों। ये पृथ्वीराज चौहान देखिए दोस्तों, 1175 से 1192 तक शासन किए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? खेतिहरों और किसानों को क्या कहते हैं? प्राचीन तमिलनाडु में उर कहते हैं दोस्तों, उर। खेतिहर किसान को कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करना है। देखिए मुगल जो साम्राज्य है आपका ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। चलिए देखते हैं। ए का हो गया 2 दोस्तों, फर्रुखसियर का जो शासन था आपका 1713 से लेकर 1719 तक, किसका शासन था? फर्रुखसियर का दोस्तों। और शाह आलम द्वितीय का जो शासन था दोस्तों ये था 1759 से 1816 दोस्तों। कितना था? 1759 से 1816 दोस्तों। अहमदाबाद का दोस्तों कितना है? अहमदाबाद का जो शासन था दोस्तों ये आपका 1748 से 1754 था दोस्तों। आलमगीर द्वितीय का दोस्तों आपका हो जाएगा डी का दोस्तों, आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा आपका 1754 से 1759 दोस्तों। यहाँ पे गलत दिया गया, देखिए बी का 3 होगा यहाँ पे दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार मिला लीजिए। फर्रुखसियर का क्या है? 1713 से 1719 है दोस्तों। और शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1816 है दोस्तों। और अहमद शाह का दोस्तों आपका हो गया 1748 से 1754 हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा 1754 से 1719 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उत्तराधिकारी की महदायाद प्रथा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उत्तराधिकारी की महदायाद प्रथा का अर्थ होता है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन दोस्तों। क्या होगा? सभी पुत्रों के बीच विभाजन दोस्तों बराबर में करना। 5वां देखिए, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? अभंग के नाम से दोस्तों। मराठा में जो भक्ति गीत होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मराठी में अभंग के नाम से, याद रखिएगा साथियों। चलिए, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुई कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया दोस्तों। आपका ए सही है दोस्तों। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया दोस्तों। दोनों सही है दोस्तों, ए और आर दोनों वक्तव्य सही है, कथन सही है दोस्तों। चलिए 7 में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा बेवर दोस्तों। क्या होगा? बेवर साथियों। 8 की ओर चलते हैं दोस्तों। 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प चुने दोस्तों। देखिए
19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मानवताओं से संबंधित बहस और मुबाहिसें और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपवाना विकास हो रहा है। तो ए और बी दोनों सही है और ए की बी ए की व्याख्या करता है दोस्तों, आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 9 नंबर दोस्तों, कथन ए और आर दोनों ए और आर को पढ़ें और सही उत्तर चुनें दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। कारण आप देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो आपका ए और आर दोनों सही है दोस्तों, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको समझिए और बढ़िया से याद करने की कोशिश कीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। आपका सही है दोस्तों, और उन्होंने ऐसे लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था दोस्तों? तो मौलाना आज़ाद ने किया दोस्तों। किसने किया था? मौलाना आज़ाद साथियों। 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1857 के विद्रोह के बारे में कथनों पर विचार करना है। मई 1857 में भारी विद्रोह हुआ था, गलत है दोस्तों, मई में नहीं हुआ था। यह उपनिवेशवाद विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पैसिव आंदोलन था दोस्तों। ये आपका सही है दोस्तों। क्या था? ये उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। चलिए हम लोग 13 नंबर चलते हैं। ए और बी कथनों में सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, आपका हो जाएगा, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखनी अनुमति थी दोस्तों। ये आपका गलत है, स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी दोस्तों। जो भारत में अपने शासकों स्वतंत्र सेना रखता था वो अंग्रेजों से अनुमति लिए बिना नहीं रख सकता था दोस्तों। आपका बी सही है दोस्तों, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। बी आपका 110% सही है दोस्तों, लेकिन ये गलत है ए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। चलिए, ग्रह है दोस्तों और अपने अक्ष के घूर्णन का समय है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, सचिन सर के नोट्स का ध्यान दीजिएगा आप लोग। यूरेनस दोस्तों देखिए, यूरेनस केवल 3 सही है दोस्तों। शनि जो है 25 घंटे 40 मिनट का समय अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए लेते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। आपका 2 सही है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है दोस्तों केवल जलीय भागों से होकर गुजरती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 देखिए, निम्नलिखित कथनों में ए और आर दोनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है दोस्तों। ए और आर दोनों से आर एक सही स्पष्टीकरण है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, स्पष्टीकरण सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं, क्योंकि दोस्तों ये देखिए, अपने स्थान ध्रुव के तारों का कोण मापकर अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। सही बात है दोस्तों। अब विषुवत वृत्त की दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है दोस्तों। ये आपका व्याख्या इस लाइन का ये नहीं कर रहा दोस्तों, ये दूसरे के बारे में बोला। ये भी लाइन सही है दोस्तों और ये भी, लेकिन दोनों को एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर, दोनों अलग अलग सेंटेंस है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जब हम एक भारतीय शहर जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 डिग्री पूर्व की यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाला आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें दोस्तों, तो लगभग 4 घंटे गंवाएंगे। कितना दोस्तों? लगभग 4 घंटे गंवाएंगे। चलिए हम लोग 18 नंबर देखते हैं। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज कौन से हैं दोस्तों? तो इनके महासागर के परपट्टी के मुख्य जो खनिज है साथियों, वो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम दोस्तों, और फिर आपका सिलिका दोस्तों। एल्युमिनियम और निकेल नहीं है दोस्तों महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे बाज, शेर और शेर बीच के पेड़, सॉरी दोस्तों, उसे बाज, एज, बीच के पेड़ तक फिजेड़ मोनाली पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया दोस्तों? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन का दौरा किया। किसका किया? शीतोष्ण पर्णपाती वन का दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है दोस्तों? प्राकृतिक वनस्पति किस क्षेत्र में मिलती है बहुत अधिक दोस्तों? ये इंद्रा क्षेत्र में। किसमें दोस्तों? इंद्रा क्षेत्र में दोस्तों। जो बीएड भाई एवं बहन किए होंगे वो सिर्फ 6-8 का ही पेपर दे सकते हैं दोस्तों सीटेट में, और एस्टेट आया हुआ है वो फॉर्म आप लोग भरिए। एस्टेट का भी इस पर वीडियो सेट कराया जाएगा दोस्तों। आप लोग निश्चिंत रहिए दोस्तों 9-10 का दोस्तों। इसलिए आप लोग एसएसटी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप बीएड भाई बहनों के लिए 1 to 5 नहीं रहा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। महासागर का जल लवणीय एवं खारा होता है। सही बात है दोस्तों। महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होता है। ये भी सही है, दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पवन के निक्षेपण को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं। पवन के निक्षेपण को क्या कहते हैं? लोयस दोस्तों। चलिए, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं दोस्तों नदी मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नदी मुहाना कहते हैं। चलिए हम लोग 24 नंबर चलते हैं। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये वन सघन और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। सही है दोस्तों। रोजवुड, आवन-नूस और महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये भी सही है। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। तो विकल्प में देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन गलत है। शीतोष्ण सदाबहार वन ये भी गलत हो जाएगा। शंकुधारी वन ये भी गलत होगा दोस्तों। इस तरह का वन जो पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सतत विकास का अर्थ है दोस्तों, तो इसका अर्थ है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना दोस्तों सतत विकास का अर्थ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं दोस्तों? ये हैं टीन के दोस्तों। चीन जो है, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक देश है? तो टीन का दोस्तों। चलिए, सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे दोस्तों। सीढ़ीनुमा खेतों में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे दोस्तों। चलिए, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती है जिनके पास शहर जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं दोस्तों। और फिर देख, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है दोस्तों, वहीं होती है दोस्तों पक्की दुकानें होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्षद। चलिए 30 नंबर चलते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है दोस्तों, तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल साथियों। चलिए हम लोग 31 चलते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। आर देखिए, छोटे किसानों के बीज, खाद और कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार चुका नहीं पाते हैं। ए और आर दोनों सही है दोस्तों। आर की सही व्याख्या कर रही है दोस्तों, हकीकत बात है दोस्तों। चलिए हम लोग 32 चलते हैं। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका केवल ए, बेगार की तरह दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो बेगार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है दोस्तों
समुदायों की बड़ी संख्या। क्या बोला गया? भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? समुदायों की बड़ी संख्या दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है दोस्तों। देखिए, लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। रूढ़िवादिता को ये इंगित कर रहा है दोस्तों, सही है। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये गलत है दोस्तों। लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती है, ये सही है आपका। लड़के दबंग और उग्र होते हैं दोस्तों, ये भी आपका सही है। रूढ़िवादिता चुनने के लिए बोला गया दोस्तों, इसलिए रूढ़िवादिता आपका तीनों है दोस्तों, बी छोड़ के। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन से भारत को संसद बनाते हैं दोस्तों? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति दोस्तों। राज्य का ए, बी और डी दोस्तों, ठीक है। आपका ये विधानसभा है दोस्तों, ये आपका संसद नहीं बनाएगा। चलिए हम लोग आगे 36 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए दोस्तों किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश चाहिए, तो क्या चाहिए? किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना दोस्तों। 37 देखिए, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है दोस्तों। भारत निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य को बेहतर व्याख्या करता है दोस्तों? व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है दोस्तों, सही बात है। ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है दोस्तों। आपका केवल ए सही है दोस्तों, बी आपका सही नहीं है दोस्तों। आपका बी जो है ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग 38 चलते हैं। किसी समुदाय के पेंटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है दोस्तों, तो उसकी बाकी समाज के अलावा दोस्तों, क्या बोला गया? किसी समुदाय के पेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है तो उसका बाकी समाज से अलगाव दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है दोस्तों? तो फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना और तय है दोस्तों। क्या बोला गया? फिर से देखिए, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? तो फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग 40 देखते हैं। ए और आर पर विचार करना है, सही कथन को चुनना है। सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक और वास्तविक दोनों वृत्तांत होना चाहिए, सही है दोस्तों। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों और संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं, दोनों सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही है दोस्तों आर की। 41 देखिए, स्कूली कक्षा स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना चाहिए दोस्तों। देखिए आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा साथियों बी भी हो जाएगा पेशेवर बनाना, और फिर आपका सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना दोस्तों। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना नहीं दोस्तों, ये गलत है। यदि देखिए, विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कमियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है दोस्तों? तो भूमिका निभाना दोस्तों, तब बच्चे ज़्यादा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य और प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद हैं, यहाँ विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा दोस्तों? तो कार्यपालिका दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए। विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद हैं, यहाँ विद्यालयी कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा दोस्तों? तो कार्यपालिका होगा दोस्तों। चलिए 44 देखिए हम लोग। एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्र हो रहे हैं लोगों को घटना पर चर्चा द्वारा करती है। यह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है दोस्तों? तो पंचायती राज पर दोस्तों। फिर से एक बार देखा जाए,
एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों को घटना पर चर्चा द्वारा करती है। तो वह निम्नलिखित में किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? पंचायती राज पे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है दोस्तों? तो शिक्षक को ऐसे मामले पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करने और सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों बी और सी सही है आपका। चलिए हम देखते हैं। उसे एक ऐसे शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटना और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। फिर देखिए, शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करें दोस्तों। बी और सी सही है दोस्तों। चलिए, कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किस पर अधिक केंद्रण करना चाहिए दोस्तों? देखिए, केवल सी सही है दोस्तों। यह दर्शाने के लिए समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है। ये 48 देखते हैं हम लोग। लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं? सही विकल्प चुने दोस्तों। ये हो जाएगा आपका सुल्तान का स्वप्न कहानी दोस्तों, फिर मताधिकार का आंदोलन, फिर महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार दोस्तों। बी, सी और डी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 49 देखिए, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करनी चाहती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव दोस्तों। चलिए, भेदभाव के संप्रदाय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उनकी पाठ्य योजना में स्थान पा सकती है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका भेदभाव क्या है, एक व्याख्यान देने। ये गलत है दोस्तों, व्याख्या देखिए काटिए। दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, ये आपका सही होगा। और भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना दोस्तों। ये और सी आपका सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 51 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पढ़िए और सही कथन को चुनिए। किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुत दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। सही बात है दोस्तों। गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है। दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 देखिए, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपर्युक्त का विकल्प का चयन कीजिए। माध्यमिक मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है। यह पाठचर्या के भार को बढ़ाते हैं। सामाजिक विज्ञान ये गलत है दोस्तों, भार को नहीं बढ़ाएंगे। ये सही है दोस्तों, भार को बढ़ाते हैं, ये सही है। लेकिन सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया वह बोधगम्य नहीं है। ये आपका गलत है दोस्तों, बोधगम्य है, इसलिए ये सही है और आर गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, किसकी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीय स्रोत की तरह माना जाता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा अकबरनामा पर लेखों को संभावित करना दोस्तों। क्या बोला गया है? किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीय स्रोत की तरह माना जाता है? तो अकबरनामा पर लेखों की संपादित संकलन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए दोस्तों। क्या है?
विश्लेषणात्मक रूब्रिक दोस्तों क्या होगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा दोस्तों प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष के लिए हुए। विश्लेषणात्मक रूब्रिक क्या होता है, प्रदर्शन उर्वरक और अधिगम निष्कर्ष के लिए। जांच सूची क्या है दोस्तों, जांच सूची दोस्तों हो जाएगा दोहरे नामक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक दोस्तों। फिर समग्र परक रूब्रिक क्या है दोस्तों, सिका 2 दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एकांकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए और उपयुक्त उदाहरण दीजिए। फिर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण दीजिए और दक्षिणी एशियाई में कई देशों में शासन को संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। आपका दोस्तों बी और सी और डी तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। चलिए देखिए, जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए और भारत के मुख्य मौसम कौन से हैं, भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं। और दोस्तों आपका केवल एक ही सही है दोस्तों, केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन पूछा है दोस्तों, इसलिए केवल एक ही होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। RTI एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों। बच्चों के सर्वांगीण विकास दोस्तों, ज्ञान को अस्थायी वैश्विक पहलुओं से जोड़ना ये गलत है दोस्तों। क्रियाकलापों खोज अन्वेषण द्वारा सीखना तो ये आपका होगा। फिर बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना दोस्तों, आपका ACD सही होगा दोस्तों। क्या होगा, ACD दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के। और दोस्तों विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, आपका ए सही है। फिर विद्यार्थियों द्वारा जन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझाने के लिए। और फिर देखिए ये गलत है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता करने के लिए दोस्तों। आपका ABD सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 59 देखिए, निम्नलिखित में कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष तदानुभूति समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका साथियों, भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना और अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, सत्यापित कीजिए। आपका बी सही है। और भारत के गांव के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्या कीजिए। ये बी और सी सही है दोस्तों। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ 3 मुखिया से क्या है, जिसका अर्थ 3 मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। तो चोल हो गया, चेर हो गया, पांडे हो गया दोस्तों। कौन करता है, चोल चेर पांडे दोस्तों। चलिए इसका नेक्स्ट आगे वीडियो में नहीं दोस्तों, टाइम बहुत कम है। चलिए खींचते हैं, आगे खींचते जाते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है। देखिए, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना दोस्तों, आपका ये सही है। चलिए 62 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत राज के सही वंशानुक्रम का चयन करें दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत में पहले तुर्क आया, फिर खिलजी आया, फिर दोस्तों फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, फिर लोधी आया दोस्तों। पहले तुर्क आया, अफगान तुर्क जिसे बोलते हैं हम लोग, तुर्क को ही अफगान भी बोलते हैं। खिलजी आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, फिर लोधी आया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची ए में सूची बी को सम्मिलित मिलान करना दोस्तों। देखिए, भारतनाट्यम दोस्तों आपका हो गया कहाँ का, भारतनाट्यम आपका हो गया दोस्तों आंध्र प्रदेश का। याद रखिएगा, भारतनाट्यम कहाँ का हो गया, आंध्र प्रदेश का। कथकली आपका कहाँ का हो गया दोस्तों, कथकली आपका तमिलनाडु का हो गया दोस्तों। कहाँ का है, सॉरी दोस्तों, सॉरी
देखिए भारतनाट्यम जो है दोस्तों ये तमिलनाडु, कहाँ का? तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। और कथकली आपका हो जाएगा केरला का दोस्तों, कहाँ का? केरला का कथकली हो जाएगा दोस्तों। और यक्षगान दोस्तों ये कर्नाटक का हो जाएगा। अब कुचिपुड़ी दोस्तों आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, कहाँ का होगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, भारतनाट्यम हो गया आपका तमिलनाडु का, कथकली आपका हो गया केरल का, यक्षगान कर्नाटक का, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन से कथन नैनारों अल्बानों के विषय में सही नहीं है पूछा दोस्तों। देखिए वे संगीत का विरोध करते थे, ये गलत है दोस्तों। विरोध नहीं करते थे, विरोध नहीं करते थे दोस्तों, ये गलत है आपका। ये संत सभी जातियों के थे जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोगों भी शामिल थी। वे बौद्धों और जैनों के कट्टू आलोचक थे, ये भी सत्य बात है दोस्तों। वे शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम मुक्ति का मार्ग बताते थे, ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का कालानुक्रम सजाएं दोस्तों। तो देखिए पतन मुगल साम्राज्य का हुआ दोस्तों सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों की कम होना दोस्तों। फिर आपका हो जाएगा प्रशासन की कार्य कुशलता। चलिए दोस्तों आपका 3 सही दोस्तों, CADB दोस्तों। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण दोस्तों, ये भी आपका सही है। मुगल कारण का मतलब पतन का कारण है दोस्तों। कि ईरानी और तुरानी मूल अभिजातों में परस्पर प्रतिबद्धता दोस्तों, ये भी आपका कारण है। चलिए दोस्तों वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। आप लोग जिस तरह प्रतिक्रिया देंगे उस तरह से हम आगे कल से उसको एक शो का सेट करवा देंगे दोस्तों। 5 से 5 एग्ज़ाम आज 14 तारीख हुआ दोस्तों, 15 तारीख हुआ आज दोस्तों। 15 आपको 3 दिन में 3 से 4 दिन में दोस्तों एक शो का एपिसोड शाम सुबह 2 क्वेश्चन दे देंगे। एक शाम में दोस्तों, एक सुबह 100 क्वेश्चन का दे देंगे सचिन सर का बना के वीडियो दोस्तों। आप लोग जिस तरह प्रतिक्रिया कर देंगे उस तरह हम काम करेंगे दोस्तों। आप जो नए साथियों में जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ता है और हम इस तरह का कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते हैं दोस्तों। धन्यवाद।